तो प्रीवियस जो हमने पढ़ा था उसमें क्या क्या था, देखना रे। हाँ हाँ ना, हो गया ना, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आगे बहुत कुछ पढ़ा ना, इमेज फॉर्मेशन, मूविंग ऑब्जेक्ट पढ़ लिया है ना, वो कंप्लीट हो गया अपना मूविंग ऑब्जेक्ट वाला किस्सा। अगला जो टॉपिक था वो हमें पढ़ना था डेविएशन एंगल, है ना। यहाँ आप देखिए डेविएशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस, ये एक टॉपिक है हमारा, डेविएशन एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो आपका डेविएशन है ना, ये इसको थोड़ा सा मतलब अच्छे से समझेंगे अपन, कि पहले तो ये समझेंगे डेविएशन एंगल होता क्या है, एग्जैक्टली व्हाट इज इट, है ना, और कैसे निकालते हैं। मान के चलो कि ये एक हमारा मिरर है, प्लेन मिरर है बिल्कुल, और यहाँ से हम कोई एक ये आई रे आई जो यहाँ पे इंसिडेंट हुई, अपने पास तो इसकी वो थी स्टोरी रोमांटिक वाली। ये मिरर का नाम है शाहरुख, क्या है, शाहरुख। ये गा रहा है तू है मेरी किरण, रे, ठीक है, ठीक है। ये किरण भी आई शाहरुख के पास, जैसे ही टकराई इसको याद आया, अरे अपना रोल सनी देओल के साथ है, दिस टाइम इट्स नॉट शाहरुख। तो अगर ये नहीं टकराती किससे, मिरर से, किरण मिरर से नहीं टकराती तो वो सीधी जाती, पर टकरा तो गई, रोल भी किसी और के साथ है, तो इसका मुड़ना जरूरी है, ऐसे ऐसे ये टर्न हो गई। ऑब्वियसली ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है, आई का कैप नहीं देना, ये वेक्टर नहीं है, इंसिडेंट एंगल आई है, तो ये वाला एंगल अपने आप रिफ्लेक्टेड एंगल भी आई होगा। तो पता है एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, अगर ये रेखा इस मिरर से टकरा के मुड़ती नहीं तो ऐसे जाती, पर क्योंकि मुड़ गई तो वो डेविएट हो गई, उसने अपना रास्ता बदल दिया, है ना। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर नहीं टकराती तो, और टकराने के बाद, नहीं टकराती तो ऐसे, पर टकराने के बाद वो इतनी घूम गई है, उसने अपना टर्न ले लिया है, तो कितना टर्न उसने लिया, कितनी वो घूमी है, कितनी वो अपने रास्ते से बदली है, कितनी वो अपने रास्ते से डेविएट हुई है, इज योर डेविएशन एंगल, बराबर है। तो अगर नहीं घूमती तो ऐसे जाती, अभी फिलहाल ऐसे जा रही है, तो उसमें कितने का डेविएशन आया, इज योर डेविएशन एंगल। मैं इसको डेल्टा लिखता हूं, ठीक है, समझे क्या। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द ओरिजिनल रे। इस ओरिजिनल रे से रिफ्लेक्टेड रे ने कितना एंगल बनाया, कैसे निकालेंगे। तो अगर वो नहीं घूमती तो ये वाला देखो, ये इतना पूरा एंगल 180 होता, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है 180, माइनस ये इतना क्या है 2i, बराबर। इसको अपन पाई माइनस 2i लिख सकते हैं। ये हुआ आपका डेविएशन एंगल सिंगल मिरर के लिए। ये किसके लिए है, तो डेविएशन फॉर सिंगल मिरर। अकेला है तो ठीक है, अब दुकेले रहेंगे क्योंकि पिक्चर तो अपनी सनी देओल और शाहरुख वाली है, बराबर। तो दो हीरो होने चाहिए, सिर्फ अकेला शाहरुख से काम नहीं जमता जब पूछा जाता है। तो चलो सनी देओल पे आते हैं, है ना। डेविएशन फ्रॉम 2 मिरर्स या मल्टीपल मिरर्स बोल दो, मैं 2 का एग्जांपल लेता हूं, आप मल्टीपल के लिए सॉल्व कर पाओगे। अब पहले तो हम ऐसा कहेंगे कि भाई ये 2 मिरर्स हैं और इन 2 मिरर के खुद के बीच में ही जो एंगल है वो थीटा है, खुद के बीच में ही जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है, चलेगा। क्या होगा, यहां से ये पहली रेखा आई या किरण आई, शाहरुख को मिली, पहला वाला मिरर जो हॉरिजॉन्टल है उसका नाम शाहरुख है, जो दूसरा टिल्टेड मिरर है वो सनी देओल है, बराबर। तो
ये नहीं मुड़ती, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रेखा ऐसे जाती, किरण जो ही चाल इस फाइन, थोड़ी तो यंग है रेखा से। तो दिस इज योर किरण, रिफ्लेक्टेड किरण। तो ये वाला आपका एंगल ऑफ डेविएशन मान के चलते Δ1 है, और ये वाला जो आपका इंसिडेंटिंग एंगल है इसको अल्फा ले लेते हैं, अल्फा, ठीक है। तो आपका Δ1 क्या बना? Δ1 बना पाई माइनस 2 अल्फा, हाँ या ना? फिर ये देखो, ये वाला जो आपका सरफेस है ना, इसको 90 डिग्री एक अपने को लाइन बनानी होगी। दिस इज परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू दिस सरफेस। दिखने में वो लग नहीं रहा है पर है। ये नॉर्मल 1, ये नॉर्मल 2, ठीक है। ये थीटा है। मैं कहता हूं कि ये जब यहां पे इंसिडेंट हुई तो फिर से ये रिफ्लेक्ट हुई, इसने कितना एंगल बनाया? बीटा। कितना बनाया? बीटा। तो दूसरे वाले मिरर के लिए रिफ्लेक्शन कितना होगा? देखिए, ये उसका नॉर्मल है, ये उसका नॉर्मल है, ये अगर होता तो ऐसे जाता, तो इतना वाला एंगल आपका Δ2, सेकंड एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ, तो Δ2 क्या होगा? Δ2 होगा आपका पाई माइनस 2 बीटा। फिर से ये पाई माइनस 2 बीटा इज दिस मच, ओके। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, देयरफॉर डेल्टा क्या हुआ आपका? Δ1 प्लस Δ2, ये होगा आपका पाई माइनस 2 अल्फा प्लस पाई माइनस 2 बीटा। ये हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, हाँ या ना? बराबर। मैं एक डायरेक्ट अब फॉर्मूला देने वाला हूं आपको। ये तो बस समझा रहा था कि फॉर्मूला कहाँ से आया। डायरेक्ट फॉर्मूला से ही अपने को क्या ध्यान में रखना है? फॉर्मूला ध्यान में रखने का है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हुआ है, अब हम अल्फा प्लस बीटा पे फोकस करते हैं। समझिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। ये वाला जो इतना एंगल है ना, ये वाला, ये है 90 माइनस अल्फा, है। ये वाला जो इतना एंगल है वो क्या है? 90 माइनस बीटा, ओके। तो देयरफॉर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल तो नाम नहीं दिया है, ले लेते हैं अपन, थीटा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 180। बोलो हाँ। थीटा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, 90 प्लस 90 180, तो ये 180 और वो 180 0। देयरफॉर थीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा। बस इसको रिप्लेस कर दो। देयरफॉर डेल डेविएशन एंगल क्या होगा? 2 पाई माइनस ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा क्या है? थीटा। ये है आपका एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम द टू मिरर्स। 360 माइनस 2 थीटा। थीटा क्या है? थीटा ना इंसिडेंट एंगल है ना रिफ्लेक्ट, कोई नहीं है। थीटा इज द एंगल बिटवीन मिरर। अब अगर एंगल बिटवीन मिरर पता है तो बस एकदम आसान हो गई केस, एकदम आसान है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? कैसे थांबा ना लिहू नका, माझी गोष्ट आहे का पहले। कैसे घूमी, किस डायरेक्शन में घूमी? मैंने कहा कि पहली वाली रे बोले डेल्टा एंगल से घूमी। गलत, इनकम्प्लीट बोलो, नॉट गलत। डेल्टा एंगल तो इधर भी अगर गिनते तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता। हमें बताना होगा कि रे क्लॉकवाइज डेल्टा में घूमी है। ऐसे घूमी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेल्टा एंगल, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लेते तो ऐसा भी तो होता है ना। तो ये भी, ये वाली घूमी क्लॉकवाइज, ये वाली भी घूमी क्लॉकवाइज। नहीं समझा? पक्का श्योर है? अगर ये एंगल, ये अगर मिरर, चलो इतना लिख लो, फिर मैं इसमें एक एडिशनल केस बताता हूं ताकि थोड़ा सा समझे आपको और अच्छे से।
वो आएगा क्या रे इतना दूर से बराबर रिकॉर्डिंग बड़ा वाले बोर्ड में आ जाएगा। ओए निखडे तू आज काही खाऊन आला का रे त्रासच देशील। झालं का? हाँ। झालं का? चलो इसी को हम एक एग्जाम्पल में समझते हैं कि कैसे करा जा सकता है। ये बिगड़ गया है। अरे खड्डा बोला ना इतने में इतना ही मिलेगा। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट को हम किसी एग्जाम्पल से लेते हैं। हम क्या करेंगे एग्जाम्पल there are two mirrors again and the angle between two mirrors, this is mirror 1 and mirror 2. Let us consider that angle theta is 70 degree between the two mirrors. ठीक है। ये जो पहली वाली रे इंसिडेंट हुई
इसका एंगल आपको गिवन है 15 डिग्री और क्वेश्चन है फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन टोटल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकंड मिरर, टोटल डेविएट कितना हुआ। तो बहुत आसान, यहाँ से अगर ये पलटे तो ये ऑब्वियसली ये इतना जो है वो 15 डिग्री बनाते हुए निकल रही होगी, है ना। तो डेल्टा 1 क्या होगा, अगर बाय एकदम प्रोसीजर जाए तो पाई माइनस 2i इज 180 माइनस 30 बराबर कितना हुआ 140, कितना 150। ओके, तो क्या होगा ये, इसके लिए अपन इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 150 डिग्री। डेल्टा 1, डेल्टा 2 के लिए चलते हैं। ये आई थी रे, यहाँ से गई, यहाँ पे ये गिरी, ये 70 डिग्री बना रहा है, ये आपका नॉर्मल कुछ ऐसा होगा और ये ऐसे पलट गई। अब हमको ये वाला एंगल पता होना चाहिए, डायरेक्टली आंसर ले सकते हैं 2 पाई माइनस 2 थीटा से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर देखते हैं। अगर ये 15 है तो ये कितना हुआ दोस्तों, कौन है यार, 90 माइनस 15 कितना होता है 75। अगर ये 70 और 70 ऐड किया तो 140, ये हुआ 145। तो ये वाला एंगल कितना हुआ, हाँ 35। डू यू एग्री। अगर ये 35 है तो देखो ये वाला तो 90 बना रहा है, नहीं तो नॉर्मल ड्रॉन टू दिस मिरर है ना, तो ये 90 माइनस 35 कितना हुआ, हाँ 55 बराबर है। आई के बाद ध्यान में, तो ये 55 और ये 55, तो इसके लिए डेल्टा 2 क्या होगा, फिर से पाई माइनस 2 इंटू 55, हाँ तो पाई इज 180 माइनस 110 कितना होगा 70 बराबर। किस डायरेक्शन में, ये ऐसे जा रही थी, ऐसे घूमी है, जाना तो इसको ऐसे था, घूमी ऐसे है, तो फिर एक बार क्लॉकवाइज बराबर। तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्योंकि दोनों ही क्लॉकवाइज घूमे हैं, तो ये हुआ 150 प्लस 70, आंसर क्या आया, हाँ 220 क्लॉकवाइज, ऐसा बोलो। या फिर आप इसको 360 माइनस 220 कितना होगा, 360 माइनस 220 कितना होगा 140। 140 से एंटी क्लॉकवाइज बोलो या 220 से क्लॉकवाइज बोलो, एक ही बात हुई, ठीक है लगा। 140 से एंटी क्लॉकवाइज एक ही बात है जो कि 220 से क्लॉकवाइज, क्योंकि एक बार ऐसे और फिर एक बार ऐसे। अगर यहां पे दिखाऊं मैं आपको ये चीज, ये जो रे आई थी ऐसी थी, ऐसे घूमी, तो ये वाला क्लॉकवाइज बराबर, ऐसे घूम के फिर वो ऐसे घूमी, तो ये वाला भी क्लॉकवाइज बराबर है। बट अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज देखूं तो ये यहां से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हुआ, अलग अलग शर्त। तो ऑप्शन में क्या आता है उस पर देखने का कि क्लॉकवाइज में चाहिए एंटी क्लॉकवाइज में चाहिए, क्या चाहिए, उसके हिसाब से आंसर बदलते हैं। आंसर तो आ जाएगा आपको, उधर कंफ्यूज नहीं होने का बस, ठीक है। तो ये एक पार्ट हुआ। अगर इतना झंझट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट मेथड से करते, डेल्टा क्या है हमारे पास, डेल्टा है 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई इज 360 माइनस 2 इंटू 70, 7 दूने 14, किती होते रे बाबा 210, 220 पकड़ लेंगे। समझ में आया एग्जाम्पल, ऐसा है, ठीक है। क्या होता है मेरे को भी नहीं पता। वो भी डेविएशन नहीं है, डेविएशन ये है, ये वाला डेविएशन एंगल हुआ,
ये है डेल्टा 1। एक वो एंगल ऑफ व्यू पता है मेरे को, एंगल ऑफ ग्लांसिंग क्या है, व्यू का कितना मतलब कहाँ पे खड़े रहेंगे तो दिखना चाहिए वाला एक कॉन्सेप्ट रहता है कि कहाँ कौन से एंगल पे हम खड़े रहे ताकि वो रिफ्लेक्टेड इमेज दिखे, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। 90-15। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, इंसिडेंट रे तो वो एंगल गिवन ही रहेगा ना, तो तेरे को ग्लांसिंग कोई क्यों पूछेगा, प्राइमरी थोड़ी ना अपन। %99 केस में तुमको इंसिडेंट एंगल पता रहता है, या फिर नहीं पता रहा तो बाकी के सब पता रहते हैं, इससे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। झालं काय लिहून? लिहा पुढला प्रश्न। फाइंड थीटा such that ray retraces its path after reflection full stop। दो मिरर के बीच का एंगल गिवन है 60 डिग्री, गिवन दैट एंगल बिटवीन मिरर्स इज 60 डिग्री, और थीटा जो है वो इंसिडेंटिंग एंगल लिया है उसने इस क्वेश्चन में। मतलब डायग्राम गिवन है आपको, मैं आपको एक बार डायग्राम बना देता हूँ तो बहुत आसान हो जाएगा समझना क्या गिवन है। वो कहता है कि ये हमारा मिरर है, यहां से कोई एक रे आई, ये वाला एंगल थीटा है, इस बार इंसिडेंटिंग एंगल को थीटा लिया, और दूसरा जो मिरर है उस मिरर का जो एंगल बना हुआ है, लेट अस कंसीडर अल्फा है, वो 60 डिग्री है, ठीक है। ही वांट्स टू फाइंड आउट थीटा सो दैट द रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। मतलब क्या, ये जाके दूसरे मिरर पे लगा, जैसा गया वैसा ही वापस आएगा, तो ये यहां पे फिर गिरेगा और फिर वो वापस चला जाएगा। रिट्रेस कर रहा है अपने पैथ को, समझा क्या? ये तभी पॉसिबल है अगर प्लेन मिरर पे बराबर 90 डिग्री पे जाके वो रे गिरे तो जैसी आई वैसी वापस निकल जाएगी, और बस इसी का हमको फायदा लेना है। इसका मतलब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ होगा, 0। बराबर ये मिरर को ये वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तभी तो पैथ रिट्रेस हुआ, अदरवाइज नहीं होता। करते हैं क्या भाई, है ना? तो रे रिट्रेसेस इस पैथ का पॉपुलर क्वेश्चन की तरह प्रेजेंट होता है, बहुत मतलब बहुत बार आया है, ऐसा समझ लो ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर ये 60 है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। ओके, वी आर वेरी श्योर कि ये 90 ही होगा, अगर उसको रिट्रेस करना है तो ये 90 ही होगा। हो गया थीटा का किस्सा खत्म। 180 इज इक्वल्स टू 60 प्लस 90 माइनस थीटा। दिस इज 180 प्लस 60 कितना हुआ, हाँ 240 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर 240 माइनस 180 विल बी इक्वल्स टू थीटा। थीटा कितना हुआ भाई, 60 डिग्री। समझ में आया क्या? कितना आसान है क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वो समझ में आना चाहिए कि जब रिट्रेस कर रही है मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर इंसिडेंस है उसका दूसरे मिरर पे।
हो जाएगा। ये रे ऑप्टिक्स अपना ना कितनी तारीख है आज की? 12 तारीख तक कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल एकदम श्योर। संडे को कल क्लास होगी या फिर रिकॉर्डिंग भेजूंगा, जो कुछ है। अगर आपको नहीं आना है तो आना चाहते हो तो आ सकते। क्या करना क्या चाहते? आना चाहते? हाँ, तो अपन कंप्लीट कर देंगे बहुत फटाफट, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस है, खूप थेरी नाही शिकवायची। न्यूमरिकल्स तुम्ही थोडे बहुत प्रॅक्टिस चालू करा, जसं प्लेन मिरर मी तसंच शिकवतो। प्लेन मिरर के टॉपिक से जितने न्यूमरिकल्स उसको कवर कर लो, फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व्ड मिरर्स के टॉपिक से पूरा कवर कर लो, फिर रिफ्रैक्शन चालू करूंगा, फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड मिरर्स होगा, लेंसेस होगा। रिफ्रैक्शन बहुत लंबा टॉपिक है, आई टेल यू के बचा हुआ पूरा चैप्टर रिफ्रैक्शन ही है। एक बार रिफ्लेक्शन का छोटा सा टॉपिक खत्म हो गया तो फिर कभी कभी लेंस और मिरर ऐसे कॉम में, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक साथ लगाना पड़ता है, वो भी देखेंगे। याच्यात तेच प्रॉब्लेम आहे की कॉम्बिनेशन इतके जास्त बनू शकतात की त्याला लिमिटेशन नहीं है, खूब जास्त, बहुत सारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इधर से उधर से घुमा के फिरा के सब कुछ हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि एक और क्वेश्चन या एक और कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया एकदम मजेदार कॉन्सेप्ट है, जनरली पब्लिक को बड़ा डिफिकल्ट लगता। अभी अपन उसको एकदम इजी कर देंगे, एकदम ही आसान लगेगा। अगर ये आपने अभी ध्यान दिया तो 5 मिनट का काम है, समझ में आ जाएगा। आप हेडिंग डालिए रोटेशन ऑफ मिरर्स। इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है कि बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। मैं बताता हूँ, कुछ भी क्रिटिकल नहीं है, एकदम आसान कॉन्सेप्ट है रोटेशन ऑफ मिरर। कैसे? मान के चलते ध्यान दीजिए कि एक मिरर जो है वो फ्लैट सरफेस में नहीं है, ऐसा रखा हुआ है। ओके, एक रे आई और उस पर इंसिडेंट हुई और वो ऐसे जाके ऐसे घूम गई, ये हुआ उसका रिफ्लेक्शन। इसका नॉर्मल देखिएगा ऐसा होगा। ओके, अगर मैं इस मिरर को रोटेट कर देता हूं, कितने एंगल से? थीटा एंगल से, इस तरफ। डायरेक्शन देखना मेरा एरो, ऐसा रोटेट किया है मैंने। इफ आई रोटेट द मिरर बाय एंगल थीटा, तो रे ऐसे आई और अब इसका नॉर्मल ये होगा, अब ये एंगल होगा इंसिडेंस का, तो वो उसका रिफ्लेक्शन भी कुछ और एंगल से होगा, ऐसे। बस ध्यान में क्या रखना है, इफ वी रोटेट द मिरर बाय एंगल थीटा, रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड बाय एंगल 2 थीटा। डबल से रोटेट होता है वो। पहले देखो, ये इसका नॉर्मल ये है, एक्चुअल में ये लक्षात घ्या कि ये वाला जो रेड वाला है ना, वो इसका नॉर्मल है, रिफ्लेक्शन के बाद वाला। रेड वाला आफ्टर रिफ्लेक्शन, ब्लैक वाला बिफोर रिफ्लेक्शन। तो अगर रिफ्लेक्शन होने से पहले ये जैसे जा रहा था, उससे डबल एंगल से ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, इतना ही ध्यान में रख लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसके, सारे 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या समझना है? मिरर को थीटा से रिफ्लेक्ट किया तो रिफ्लेक्शन 2 थीटा से बदलता है। इट इज समथिंग लाइक, तुमने वो किया रहेगा ना कभी, काच का टुकड़ा लिया, याच्या तोंडावर त्याच्या तोंडावर मारत बसले दूर से, सोचा कि आपने बस ऐसा भी घुमाया ऐसा, तो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर शिफ्ट हो जाता है वो। थोड़ा एंगल थीटा से घुमाओगे ना तो 2 थीटा से शिफ्ट हो जाता है वो। हाँ, तो ऐसा है। अब इसमें एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन चलता है फिर से, तो क्वेश्चन लिख लो, फिर पॉपुलैरिटी बताऊंगा उसकी। क्वेश्चन लिखो, if the incidenting ray is रुको मेरे को क्वेश्चन बनाने दो, याद नहीं है, बना रहा हूं।
बस क्या लेना है वो मेरे को याद है। इंसिडेंटिंग रे का अपने पहला एंगल 10 या 20 डिग्री से बदल दो और मिरर को कुछ और 30-40 से बदलो। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज turned, is changed, if angle of incidence is changed by 15 degree, 15 is changed by 15 degree in clockwise direction, in CW direction लिखो, in clockwise direction, and if mirror is rotated, and if mirror is rotated by 20 degree, clockwise, हाँ, मिरर भी क्लॉकवाइज और रे भी क्लॉकवाइज, दो अलग बातें हैं, ठीक है। फाइंड द डेविएशन ऑफ रे। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है थोड़ा। क्या पूछा है पता है? देखो पहले क्वेश्चन समझाता हूं। कैसा किया कि पहले मान के चलो कि ये वाली एक रे थी जो आई और ऐसे गई, है ना, कुछ एंगल वो बना रही होगी। मैंने क्या किया, दूसरे वाले रे को 15 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये वाली रे जो थी अब जो ऐसे इंसिडेंट हो रही थी वो यहां से हो रही है, 15 डिग्री इधर रोटेट किया, है ना। उसी वक्त पे मिरर को रोटेट कर दिया, कितने से? मिरर को 20 से रोटेट किया, वो भी क्लॉकवाइज। हाँ 20 से किया ना, रे को 15 से, मिरर को 20 से, तो एक्चुअल डेविएशन कितने का, क्या लगता है आपको? मिरर का 20 से, तो मिरर की वजह से कितना रिफ्लेक्शन, वो हुआ डेविएशन 40, अबे डबल। हाँ, पर सिर्फ मिरर को रोटेट किया क्या? इसको भी तो किया 10 से, तो ये 10 फिर से ऐड कर दूं, कितना? 40 + 10 50। अगर ऐसा करते हो तो आंसर गलत है। क्यों? अगर आपने देखो ये वाला अगर इंसिडेंट एंगल थीटा रहा होगा तो ये वाला इंसिडेंट एंगल कितना बनेगा? अबे थीटा -10, हाँ 15 वॉटेवर, है ना, ऐसा होगा ना। तो उसका रिफ्लेक्शन भी तो जल्दी होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज, रे के क्लॉकवाइज रोटेशन से रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। हे बघा, लक्षात घ्या, इथे लक्ष द्या, ये ऐसा रे आया, ये ऐसा गया। अगर मान के चलो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री था, अगर मैं यहाँ पे ये इंसिडेंटिंग रे 15 डिग्री से इंसिडेंट कराता हूं तो ये 15 नहीं होगा क्या? पुरानी रे ऐसे जा रही थी 30 बनाते वक्त, जो इंसिडेंटिंग रे को ऐसा घुमाओगे ना तो रिफ्लेक्टेड रे और पास में आएगी। समझा? अगर ये ध्यान में आ गया तो बिकॉज ऑफ मिरर, देखो मैं सीधा आंसर बता रहा हूं कैसे। बिकॉज ऑफ मिरर जो है वो 40 और बिकॉज ऑफ रे जो है वो -15। मिरर की वजह से इधर घूमने वाला है और उस रे की वजह से उल्टा वापस। तो एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए? 25 डिग्री। नहीं समझा हो तो बोलिए। अरे देखो, ये है हमारा मिरर, ओरिजिनल पोजीशन मिरर की। ये हमारी रे आई, ऐसे गिरी और ऐसे गई। ये कुछ भी एंगल बनाता रहेगा, डजंट मैटर। बट अगर ये हमारी दूसरी वाली रे जो है वो मैं अगर 10 डिग्री से, कितने नहीं 15 डिग्री से अगर रोटेट कर देता हूं तो रिफ्लेक्टेड रे भी 15 डिग्री से रोटेट
इधर आएगी, क्लॉकवाइज आएगी, नहीं समझा क्या? एंटी क्लॉकवाइज आएगी। ये इधर है ना, हाँ 15s बने ना रे, हाँ तो रे जो है इधर, ये अगर ये 15 से इधर आई तो ये 15 से इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, ये 15 से एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गई है। तो रे के शिफ्ट होने का जो इफेक्ट है वो उल्टा है, उल्टा है, रिवर्स है। अब मिरर के लिए सोचो, ये हमारा मिरर, ये रे के शिफ्टिंग का इफेक्ट, और अब मिरर को हमने 20 डिग्री से क्लॉकवाइज शिफ्ट किया। तो अगर इंसिडेंटिंग रे ऐसे थी तो अब वो ट्वाइस थीटा से, ये 2 थीटा से, मतलब 2 इंटू 20 से क्लॉकवाइज ही घूमेगी, डबल से घूमती है। तो इसका 40 से क्लॉकवाइज घूमना और इसके वजह से 15 से एंटी क्लॉकवाइज घूमना, देयरफॉर टोटल डेविएशन कितने का होगा? 40 माइनस 15, 25 डिग्री। कर लो अभी एक एक, ये रे का डेविएशन और ये मिरर का रोटेशन ऑफ मिरर हो गया, इतना ही है। थीटा से घुमाओ तो थीटा से रे घूमती है। समझ लो। चले ड्रॉ करूं। यहाँ पे अपना प्लेन मिरर का जो टॉपिक है वो अपन रोक लेते हैं, बस हो गया, इनफ है इतना। अब हम चलते हैं स्फेरिकल, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। हेडिंग करिए स्फेरिकल मिरर्स। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो इसको अभी स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? ऐसा समझो कि कोई एक स्फीयर शेप का एक फिश पॉट है, रहता है ना गोल वाला फिश पॉट, उसको तोड़ दिया तो उसके ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे टुकड़े बनेंगे,
ऐसे टाइप के, है ना, स्फीयर्स वाले। अब उसके बैक साइड को अपन ने सिल्वरिंग कर दिया, सिल्वर कलर से पेंट कर दिया, तो ये वाला जो पोर्शन है वो मिरर की तरह काम करेगा। अगर अंदर वाला पोर्शन मिरर की तरह काम करता है तो हम उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। पर अगर इधर वाले टुकड़े को आपने बाहर से सिल्वरिंग नहीं किया, आपने सिल्वर पेंट किधर से लगाया, अंदर के साइड से, तो बाहर वाला पोर्शन कैसे काम करेगा, मिरर की तरह। अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर इज लाइक पार्ट ऑफ द स्फीयर, कांच का टुकड़ा है जो स्फीयर का ही एक हिस्सा है, टूट गया है वो स्फीयर, और उसके टुकड़े टुकड़े बाकी हैं। अब बाहर से पेंट कर दो तो वो कॉनकेव हो गया, आप अंदर से पेंट कर दो तो वो कॉन्वेक्स हो गया। तो स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप, दो टाइप। एक है स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, और इसका पहला क्या टाइप होगा, कॉनकेव, और दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स। बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूं, ठीक है। उसमें अब हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है और कॉनकेव में कैसे होती है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर टॉपिक है ये, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन, या पहले आप सीधा हेडिंग करिए सिर्फ कॉनकेव मिरर का, पहला वाला कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर्स में अब हमको अगर देखना है कि इमेजेस कैसे फॉर्म होती है, तो सबसे पहले कुछ भी पढ़ने से पहले आपको 4 बेसिक प्रॉपर्टीज और 4 बेसिक रेज, हजारों करोड़ों रेज होंगी, हमको उसको नहीं गिनना, हमारे पास बस 4 रेज है जो मैजिकल रेज है, ऐसा बोल दो, स्पेशल है वो बिल्कुल। उनसे हम हर एक तरीके का इमेज फॉर्मेशन बना पाएंगे, ठीक है। आपने ये 10th में पढ़ा हुआ डेटा है ऑलरेडी, अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ रिफ्रेश कर रहा हूँ बस फटाफट उसको, ताकि पता रहे जब मैं यूज करूँ, उसका शॉर्टकट्स पता रहे सीधे सीधे। तो यहाँ पे जब हम एकदम कह सकते हैं कि वो मैजिकल जो रेज है, पहले तो क्या क्या होता है मैं थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। यहाँ पे मिरर में, स्फेरिकल मिरर्स में, ये मान के चलो एक स्फीयर था, हाँ, ये स्फीयर था, ये कांच का बना हुआ गोला है, और इस कांच के बने हुए गोले को बाहर से आउटसाइड से मैंने क्या करा, सिल्वरिंग किया। सिल्वरिंग मतलब सिल्वर कलर का पेंट लगाया, ओके। और अब इस स्फीयर को उठा के पटक दिया साले को पत्थर पे, थपा, टूट गया, टूटेगा ना, हाँ। टूट के इसका इतना वाला जो हिस्सा था अब मैंने वो ले लिया है, ये इतना हिस्सा। आदत होती है हमारे टूटने के बाद उसके टुकड़े जमा करने की, बराबर, एटलीस्ट मारून फेंकाले तो कामात ही नहीं कहते। तो इतना वाला, ये जो इतना टुकड़ा था वो अब मैंने अलग से ले लिया। जब ये पूरा स्फीयर था तब इस स्फीयर की कोई रेडियस थी, तो इस टुकड़े की भी रेडियस इतनी ही होगी, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे, इससे इसके सेंटर से जब आप रेडियस ड्रॉ कर रहे थे तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कर्व्ड सरफेस, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अब मैं आपको ये अपना अगर एक मिरर है तो यहाँ पे जिस सेंटर पे को अपन यहाँ पे काउंट कर रहे हैं उसको कहते हैं पोल, पोल डिनोटेड बाय P, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको लिखते हैं C, ओके। और जो सेंटर से ये जो लाइन पास हो रही है इसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। क्या कहेंगे, ऑप्टिकल एक्सिस। तो ये बेसिक जो टर्म्स है अब वो आपको क्लियर हो गई कि ऑप्टिकल एक्सिस है वो क्या है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारी 4 मैजिक रेज कौन सी होगी। ये हमारा टूटा हुआ टुकड़ा जो कॉनकेव शेप का है, ऑप्टिकल एक्सिस ऐसे पास होगी, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल। क्या होगा पता है, जब भी कोई रे पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस यहां पे आएगी, कैसी आएगी, पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, ये इंसिडेंट हुई यहां पे, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ऐसे होगा और ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। तो ऑप्टिकल एक्सिस को जहां से भी ये इंटरसेक्ट करेगी, कैसी वाली रे, पैरेलल वाली रे, कैसी वाली रे, पैरेलल, इसको पैरालैक्टिक रेज कहते हैं।
क्या कहते हैं? पैरालैक्टिक रेज। तो पैरालैक्टिक रेज रिफ्लेक्शन के बाद जब वो आएगी तो जहां पर ऑप्टिकल एक्सिस को वो इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। क्यों? क्योंकि यहां से अब कोई भी रे आने दो, एनी रे विच इज पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस विल पास फ्रॉम द फोकस। एनी रे विच इज कमिंग फ्रॉम दिस। मैं कोई भी एक ही रे दिखाता हूं ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, वो साफ सुथरा सुंदर टिकाऊ। ठीक है, तो पहली रे पैरेलल रे। पैरेलल रे विल ऑलवेज पास फ्रॉम द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ये वो पहली वाली रे है जो हमको पढ़नी थी। फिर दूसरी वाली कौन सी होगी जो हम इतने देर से बात कर रहे हैं? दूसरी वाली रे हम लेते हैं ऐसी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो। ये हमारी ऑप्टिकल एक्सिस है ना। इफ एनी रे विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिट्रेस इट्स पैथ। हर बार क्यों रिट्रेस करेगी उसका पैथ? बहुत अच्छे से सुनना। रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। तो सेंटर से आ रही है तो वो रेडियस है, और रेडियस यहाँ पे इस जगह पे वो क्या हुई होगी? परपेंडिकुलर। तो जिस जगह से गिरी वैसे ही वो वापस आ गई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे हर बार क्या करेगी? अपने पैथ को रिट्रेस करेगी। ठीक है। तीसरी वाली मेन रे कौन सी होती है? तो वो जो कि फोकस से ही निकली हो। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। कोई एक जो रे है वो फोकस से निकली, ऐसे जैसे ही फोकस से निकलेगी तो वो रिफ्लेक्ट होके हर बार और हर बार पैरेलल हो जाएगी। किसको? ऑप्टिकल एक्सिस को। कैसे होगी वो? पैरेलल हो जाएगी ऑप्टिकल एक्सिस को। ठीक है। और फिर चौथी रे, वैसे फोर्थ रे का बहुत कुछ काम नहीं पड़ता पर फिर भी पढ़ ले रहे हैं अपन। 4 मैजिकल रेज जो अपन बोलेंगे उनको, कि अगर कोई रे डायरेक्टली पोल पे इंसिडेंट करती है तो ये जो आपका एंगल I है वही आपका एंगल R है, ऐसे करके वो निकल जाएगी। अगर पोल पे ही इंसिडेंट करती है सीधा। ओके। वैसे इसका अपन बहुत कुछ यूज नहीं करते पर ये वो 4 बेसिक रेज है जिनका अभी हम यूज करेंगे। किसमें करेंगे? इमेज फॉर्मेशन में। नोट डाउन करना है तो करो, नहीं तो मिटा रहा हूं। करना है क्या? इसको कैसे बोलेंगे? पहले तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ऑप्टिकल एक्सिस। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल, या फिर इसी को अपन क्या नाम देते हैं? ऑप्टिकल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कैसे होगी? रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कैसे होगी? रे कमिंग फ्रॉम फोकस। रे इंसिडेंट्स ऑन पोल। हटाऊं? हो गया?
नाउ हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा इन कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और उस इमेज की प्रॉपर्टीज भी देखनी है। देखो मैं आपको समझाता हूं कि इसके 4 स्टेजेस होंगे। स्टेजेस समझ लो, सबसे पहले स्टेजेस समझ लो। क्या करेंगे अपन, इमेज कहां बनती है, कैसी बनती है, वो सब देखना है, और किस वो इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी। अगर इमेज मिरर के इस तरफ बनी तो वो वर्चुअल होगी, इस तरफ बनी तो रियल, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट के खुद के साइज से बड़ी बनी तो अपन इनलार्ज बोलेंगे, ओके। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा मतलब ऐसा है, वो इरेक्टेड है, इमेज भी अगर इरेक्टेड बनती है, सीधी जैसी ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बनती है, जैसे अपन आईने में देखते हैं, है ना। अपना सर इधर है तो अपना सर ऊपर ही दिखेगा, सर नीचे और पैर ऊपर दिखता क्या, नहीं। ऐसा दिखने का चांसेस है, पर ऐसे नहीं है कि नहीं है, ऐसा भी चांस है, ठीक है। अगर उल्टी इमेज बनी तो अपन उसको बोलेंगे इन्वर्टेड है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी देखनी है, रियल है, कैसा है, क्या है वगैरह। ये किस पे डिपेंड करता है कि इमेज रियल बनी कैसे बनी, तो ये भी देख लो। ये आपका पोल, यहां कहीं तो फोकस, यहां कहीं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अगर आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा, अगर आपने ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा तो क्या होगा, फोकस पे रखा तो क्या होगा, सेंटर और फोकस के बीच में रखा तो क्या होगा, सेंटर पे रखा तो क्या होगा, बियॉन्ड द सेंटर रखा तो क्या होगा, और अगर इंफिनिटी पे रखा तो क्या होगा। केसेस है 1 2 3 4 5 6। आपको समझ में आई कितनी केसेस है। ऑब्जेक्ट कहां रखा इसके हिसाब से अपन बनाएंगे, ठीक है। तो पहला वाला लेते हैं, फर्स्ट वाला। बिल्कुल हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो क्या होगा, तो इमेज कैसे बनेगी। ठीक है, यह है आपका पोल, यहां है फोकस, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट का हेड में एरो से दिखाता हूं और फुट एरो के बॉटम से। एक रे आई जो कि पैरेलल थी किसको, ऑप्टिकल एक्सिस को, कहां से पास होगी, फोकस से, है ना। इधर से देखने वाले को ऐसा लगेगा जैसे ये रे इधर से आ रही हो, फिर नहीं, मेरे को उसका इंटरसेक्शन भी तो दिखाना है। हेड से पोल पे जाएगी, ऐसे आ जाएगी, हाँ, पोल पे गिरी और ऐसे आ गई, ठीक है। तो अब ये पीछे जाके कुछ ऐसे दिखने लगी, यहां पे ये ऐसे इंटरसेक्ट हुई है। अगर ये इंटरसेक्ट हुई तो इमेज कुछ ऐसी बनी है, ये आपकी इमेज को मैं रेड के लिए छोड़ देता हूं। तो अब इस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, वो है पहले तो वर्चुअल। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके इमेज के, वर्चुअल। फिर वो है इरेक्टेड, और फिर ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज बड़ी, अपन बोलेंगे एनलार्ज्ड। क्या बोलेंगे, एनलार्ज्ड, वर्चुअल, इरेक्टेड, एनलार्ज्ड, समझे, है ना। और कहां बनी है, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के अंदर, उधर बियॉन्ड मिरर। सेकेंड वाला केस लेते हैं। सेकेंड वाले केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, ये हमारा मिरर है। अब पोल
और ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, ये है हमारा, ये यहां से ये पैरेलल आई तो ऑब्वियसली फोकस से होके निकलेगी। यहां से ये अगर यहां पे पोल पे गिरी तो ये ऐसे निकलेगी, ये है अपना पोल। तो यहां पे अगर हमारा देखने वाला आई है, आंख यहां पर है, तो इसको जो है इमेज कैसे दिखेगी? तो पहले तो वो इधर बन ही नहीं रही है, क्योंकि अगर आप इधर चेक करोगे तो कभी मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि वो पैरेलल है। ये रे भी कभी नहीं मिलेगी, ये भी पैरेलल है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होने वाली है एक दूसरे को, ठीक है। तो इसको इमेज कैसे दिखेगी? हम कहेंगे सबसे पहले तो रियल इमेज बनेगी, क्योंकि वो बियॉन्ड मिरर है क्या? नहीं, इस तरफ है, मिरर के सामने है, तो कैसी बनी वो? रियल। दूसरा, वो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड, ठीक है, मतलब उल्टा होगा, उल्टी दिखेगी वो, ठीक है। फिर होगी वो एनलार्ज ही होगी, बड़ी ही दिखेगी। और दूसरा है इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर एट इंफिनिटी। कहां पे बनी वो इमेज? इंफिनिटी पे बनी है। इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। कर लगा? तीसरा देख लेते हैं, थर्ड क्या है ना, एट फोकस हो गया। अब बोलेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया, ये है मिरर, ये है पोल, फोकस, कर्वेचर, ये लाइन में इस तरफ ले आता हूं। यहां पर अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं तो यहां से जो सीधी जाएगी रे वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और एक रे आप फोकस से पास करो तो वो पैरेलल होके निकलेगी। पढ़ लगा? कैसे निकलेगी वो? पैरेलल होके। तो मैं एडजस्ट कर रहा हूं ताकि वो बराबर से आए। ये है वो इमेज, इमेज ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बना? अगर आप कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हो तो इमेज जो है वो बियॉन्ड द कर्वेचर बनती है, कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में। इमेज कैसे होगी? तो सबसे पहले तो वो वर्चुअल होगी, फिर वर्चुअल के बाद वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी है क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर है। फिर ये कैसे होगी? एनलार्ज्ड ही होगी, बड़ी होगी वो ऑब्जेक्ट से। और ये बनेगी कहां पे? बिटवीन या बियॉन्ड कर्वेचर बोल दो, कर्वेचर के बाद में। अरे हाँ सॉरी, रियल है, वर्चुअल पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने। इसके बाद सारी रियल ही होती है, फोकस और पोल के बीच में के बाद सारी रियल होती है, ठीक है। ये हो गया क्या? बना के लिख के एकदम फास्ट लिखना, फिर बची हुई दो ले लेता हूं। चला झालं?
ये क्लासरूम एकदम सेफेस्ट है ना अपने लिए। कोई किधर से भी डांट डाला तो भी ये वाला क्लासरूम मिलता ही नहीं उसको, और इसकी सीक्रेट एंट्री भी है अपने पास। यहाँ पे तो 11वीं वाले भी बुला सकते हैं। अरे हाँ, इंग्लिश और इलेक्ट्रॉनिक्स और फिशरी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं करी। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हमको पर स्टूडेंट तुम पे कराओ स्टूडेंट से सीधा। मैं वो रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। नहीं हो गया तुझा है का इलेक्ट्रॉनिक्स? नहीं कोणाचा आहे? 3 ही करे तुम लोग 4। चलो मेरे को तो पैसे देने भी नहीं पूरा था मास्टर को सामने वाले। हो गया? हुआ क्या? डन। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा कि ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी तक पहुंचे नहीं ना अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो अब आएगा नेक्स्ट केस। थर्ड हो गया। फोर्थ है ऑब्जेक्ट एट सी या सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका फोकस ये है ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर। देखो अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखता हूं, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई रे ऐसे आती है जो पैरेलल हो तो वो फोकस से होके गुजरेगी, ओके। और कोई एक रे अगर फोकस से जाती हो तो वो पैरेलल होके गुजरेगी, बराबर। तो जो इमेज है ना वो एग्जैक्टली सेंटर पे ही बनती है। अब वो मेरी बन नहीं रही है पर बन गई, ऐसा मान के चलो, ठीक है। इक्वल इन साइज रहेगी, मतलब देखो इसके प्रॉपर्टी रियल तो है ही, इसके अलावा इन्वर्टेड भी है, इसके अलावा सेम साइज की है, जितने का ऑब्जेक्ट उतने की इमेज। और कहाँ बनी? इन फ्रंट ऑफ मिरर वगैरह जाने दो, वो कहाँ पे बनी? एट कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे है उसके पोजीशंस, जहां पे ऑब्जेक्ट वहीं पे इमेज। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा होगा ना तो इमेज ऐसी बन रही होगी, ऐसी, ऐसे बनेंगे वो इमेज और ऑब्जेक्ट। समझे क्या?
हाँ। नाउ नेक्स्ट केस, बियॉन्ड द कर्वेचर अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड कर्वेचर। फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड कर्वेचर, मतलब इट इज केप्ट बियॉन्ड द कर्वेचर, कर्वेचर के बाद रखी है ऑब्जेक्ट को। ये है हमारा मिरर, ये है ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, कर्वेचर, ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर, ठीक है। अब पहली बार ऐसा होगा कि अब वो इमेज एनलार्ज नहीं होगी, वो क्या होगी? डिमिनिश। डिमिनिश वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? छोटी बनी तो इमेज। यहाँ से अगर पैरेलल रे जा रही है तो वो फोकस से होके गुजरेगी, और अगर कोई रे फोकस से होके जा रही है तो पैरेलल होके गुजरेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। पहले तो इमेज कैसी है? रियल है। दूसरा, एनलार्ज्ड है क्या? वो नहीं, इन्वर्टेड है, यहाँ तक ठीक है, इन्वर्टेड तो है ही। रियल वर्चुअल इमेज छोड़ के सारी इमेजेस कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल छोड़ के, ठीक है। पर ये अब डिमिनिश्ड है, एनलार्ज्ड नहीं है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड होना मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी होना, समझा क्या? और फिर कहाँ पे बन रही है वो? बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, चलेगा। सिक्स्थ केस, आखिरी वाला, और वो है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखता हूं तो सारी रे जो इन्फिनिटी से आती है, ध्यान में रखिए कि वो हर बार पैरेलल होके आएगी। ये फोकस, ये कर्वेचर, और कहीं से यहां से ये रेज आ रही है, तो एवरी रे विल गेट पास थ्रू फोकस। इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे। इमेज कैसी होगी? यहाँ पे एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह होगी, एकदम पॉइंट होगा, एक छोटा सा, हाईली डिमिनिश बोलते हैं अपन उसको, एकदम छोटी, एकदम टिम्बर दिखेल पेंसिल था। अगर आप पेंसिल ऑब्जेक्ट किधर रखते हो तो उसका इमेज एकदम छोटा सा एक डॉट दिखेगा, बस छर्रा दिखेगा, ऐसा समझ के चलो। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? रियल तो है बट इन्वर्टेड भी होगी, इसके अलावा हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड होगी ये, और फिर एट फोकस बनेगी, बराबर। हे झालं का ऑब्जेक्ट एट सी वाला काढून? तो 2 मिनट के लिए बस देख लो, फिर मैं एंड कर रहा हूं क्लास को। कल मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट होगा, अपसेट मत रहना, या देखना जरूर ऑनलाइन वाला। ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। आप पोल, फोकस, कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो बस एक ही केस है कि इमेज इधर बनती है, ओके। अब ध्यान दो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप पोल से दूर लाते हो, तो दूसरा पड़ाव क्या है? फोकस। इमेज बनी इन्फिनिटी पे, एकदम दूर इन्फिनिटी पे, वो बोर्ड के, रूम के भी बाहर इन्फिनिटी पाहू नको, रूम के बाहर दिसन का करत मांगरोड कसं काय? हाँ, मैंने बोला वो उधर रूम के बाहर, दोनों देख रहे रूम के बाहर। अरे क्या है यार, इमेज बोला और कोई नहीं है उधर, ठीक है। तो अब फोकस से, अब देखो आप पोल से दूर ला रहे हो, ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इंफिनिटी पे। पोल से दूर लाया, इमेज पास में आएगी। इमेज कैसी आएगी? देखो, इंफिनिटी से बियॉन्ड कर्वेचर आ गई। अब फिर इसको इधर शिफ्ट करते हो सेंटर पे, तो इमेज इधर शिफ्ट हो जाती है, जितनी दूर उतनी बड़ी, और फिर छोटी 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 होते आ रही है, सेंटर पे आके इक्वल हो गई। अब आप ऑब्जेक्ट को इधर ले जाओ, इमेज छोटी भी होगी और इधर शिफ्ट होगी। ऑब्जेक्ट को इधर तो इमेज इसके अंदर,
ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी टू इमेज फोकस, मतलब जैसे जैसे आप पोल से फोकस की तरफ इमेज को लेकर आ रहे हो, इमेज इन्फिनिटी से पास में आते जा रही है। वो उधर बड़ी थी, छोटी होते 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 फोकस पे पॉइंट बन जाता है। बस एक केस ध्यान में रखना होगा, वर्चुअल वाला, पहला वाला, ठीक है। ये उसका सीक्वेंस है, हो गया।